बॉन्डिंग टॉपिक का कि बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं, बॉन्ड कैसे टूटते हैं। अब मैं आपको यहाँ से कहानी की शुरुआत करता हूँ। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि बताओ केमिस्ट्री में क्या डिस्कस करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या होते हैं नॉर्मली, हम बोलते हैं रिएक्शंस डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है, रिएक्शंस पढ़ते हैं। रिएक्शंस क्या होती हैं, बॉन्ड बनना, बॉन्ड टूटना, इन्हीं को हम रिएक्शंस बोलते हैं। कुछ बॉन्ड बनते हैं, कुछ बॉन्ड टूटते हैं, 2 कॉल्ड रिएक्शंस। बॉन्ड बनना और बॉन्ड टूटना अगर हमें डिस्कस करना है तो हमें पहले ये डिस्कस करना पड़ेगा कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड कहते किसे हैं, बॉन्ड की समझ हम कैसे डेवलप करें, हाउ वी विल एनालाइज बॉन्ड, हाउ वी थिंक अबाउट द बॉन्ड, हाउ वी अप्रोच अबाउट द बॉन्ड्स। बॉन्ड की हमारी अप्रोच क्या है, हमारे दिमाग में समझ क्या है उसकी। उसका एक छोटा सा आंसर होता है कि दुनिया में कोई भी किसी भी तरह का अट्रैक्शन फोर्स, कैसा भी, चाहे वो कैसा भी अट्रैक्शन फोर्स हो दुनिया में, अगर 2 या 2 से ज़्यादा एंटिटीज़ के बीच लगता है, कोई भी 2 चीज़ों के बीच या 2 से ज़्यादा चीज़ों के बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, अर्थ और हमारे बीच ग्रेविटेशन हो, आपके और आपके पापा के बीच अट्रैक्शन फोर्स हो, या आपके और आपके घर वालों के बीच हो, भाई बहनों के बीच हो, किसी के बीच भी कोई अट्रैक्शन फोर्स है, तो वो बॉन्ड है एक। अगर वो केमिकल स्पेसिस, वो एंटिटीज केमिकल स्पेसिस हो जाए और केमिकल स्पेसिस के कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर केमिकल स्पेसिस के बीच लग रहा है तो फिर हम उसे केमिकल बॉन्ड बोल देते हैं। केमिकल बॉन्ड कई तरह के क्लासिफिकेशन से हम लोग पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ते हैं, आयोनिक, कोवलेंट, वैन डर वाल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल कैरेक्टर पढ़ते हैं, डायरेक्शनल बॉन्ड आर कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड्स। और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है हमारे पास केमिकल बॉन्ड्स को क्लासिफाई करने के लिए, और भी बेसिस है हमारे पास, पर हम उन सब में नहीं जाएंगे, वो हम डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। हमारा जो मेन एस्पेक्ट है, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़े, 95% ऑफ द केमिस्ट्री जो हम स्टडी करते हैं उसमें हमारा लेना देना कोवलेंट बॉन्डिंग से होता है। क्योंकि मैं पहले कोवलेंट बॉन्डिंग इसलिए डिस्कस करूंगा बिकॉज कोवलेंट बॉन्डिंग्स की आपको जरूरत पड़ेगी ऑर्गेनिक में भी उतनी ही जितनी इनऑर्गेनिक में जरूरत पड़ेगी। सो कोवलेंट बॉन्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो हमें डिस्कस करना है, क्योंकि सारी एंटायर केमिस्ट्री में 95% चीजें हम कोवलेंट बॉन्डिंग की ही डिस्कस करते हैं। अब सवाल अगला उठता है, कोवलेंट बॉन्डिंग क्या चीज है, कोवलेंट बॉन्ड्स होते क्या है। आप अपने क्वेश्चन जो भी है वो भेज सकते हो मुझे। अगर मुझसे कोई पूछे कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है तो आपके बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं। आप बोलोगे कि शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। कईयों की समझ होते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, जब दोनों आपस में शेयर करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये सब छोटी क्लासेस की डेफिनेशंस थी, या ये सब नैरो डेफिनेशंस थी। ब्रॉड सेंस में अगर हम कहीं समझेंगे तो कोवलेंट बॉन्डिंग्स को हम एक ही वर्ड से समझ सकते हैं, और वो वर्ड है ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। अगर दुनिया में कहीं भी, कैसे भी, कभी भी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो समझ लो वहां पर एक कोवलेंट बॉन्ड बन। सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि अगर एक एटम ए है और उसका कोई ऑर्बिटल है, और कोई दूसरा एटम बी है और उसका भी कोई ऑर्बिटल है, और अगर वो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करना शुरू कर दें तो समझ लो वहां पर कोवलेंसी आना शुरू हो जाएगी, या कोवलेंट बॉन्ड बनने की शुरुआत हो जाएगी। इट मींस कहीं भी अगर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग इन्वॉल्व है, कहीं भी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, देयर इज कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। वही है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अगला सवाल, हम ऑर्बिटल वर्ड बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, इन ऑर्बिटलों में हो सकता है एक भरा हुआ हो, हाफ फिल्ड, हो सकता है दूसरा खाली हो। ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसा भी हो सकता है दोनों में से किसी एक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हों और दूसरा ऑर्बिटल खाली हो। इट क्वाइट पॉसिबल, ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ओवरलैपिंग तो यहां भी है। हो सकता है एक ए है, ये भरा हुआ है, हाफ फिल्ड बोलो, ये फुली फिल्ड है पूरा का पूरा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए, राइट और नॉट बोलो बेटा जी, दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए इसके अंदर। हो सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ए के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो, बी के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन हो, दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन हो, और ये आपस में ओवरलैप करने के लिए आए हैं इस तरीके से। ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका भी भरा है और इसका भी भरा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। दिस इज ऑल्सो कोवलेंट बॉन्ड। इट मींस हमारा जो कंसर्न है कोवलेंट बॉन्डिंग में, वो सिर्फ इतना ही कंसर्न है, हमें ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल समझना है।
अगर हम ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल समझ गए तो हम कोवलेंसी समझ जाएंगे। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल जहां जहां इन्वॉल्व होगा दुनिया में, समझ लीजिए वहां वहां कोवलेंसी आएंगी। देयर इज कोवलेंसी इन्वॉल्व। अब हमको यह समझना है ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते कैसे हैं, उससे भी पहले यह समझना पड़ेगा। अच्छा, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने के लिए जाएं वो तो बाद की बात है, तो यह समझना पड़ेगा ऑर्बिटल क्या होते हैं। बिकॉज किसी को ओवरलैप करवाना है, किसी के साथ कुछ करना है, वो तो बाद में करेंगे, तो ये जाने कि वो खुद क्या है, इटसेल्फ ऑर्बिटल के बारे में समझना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहली चीज जो मैं पढ़ाऊंगा, जो जरूरत पड़ेगी आपको ऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक में भी, फिजिकल में भी, हर तरफ आपको उसकी जरूरत होगी। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ऑर्बिटल थ्योरी। ऑर्बिटल थ्योरी समझे बिना हम बिल्कुल नहीं समझ सकते बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड कैसे बनते हैं, बॉन्ड कब बनते हैं, बॉन्ड क्यों बनते हैं, ये सारी बातें हम ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू ही एक्सप्लेन करते हैं। सो क्या आपको कोवेलेंट का मतलब समझ में आया? क्या आपको ये समझ में आया कि जब जब कोवेलेंट की चर्चा होगी, जब जब कोवेलेंसी की चर्चा होगी, तब तब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की चर्चा होगी? गॉट इट? क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये मैं जो बोल रहा हूं बात आपको समझ में आई? जब जब ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग की चर्चा होगी तब तब कोवेलेंसी की चर्चा होगी। राइट और नॉट बोलो बेटा जी। मींस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अगर इन्वॉल्व है तो वहां पर क्या इन्वॉल्व है? कोवेलेंसी इन्वॉल्व है। आइए अब हम फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, इन्हें कहते क्या है तो ये नाम हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं वैसे बता देता हूं। इस तरह के बॉन्ड जिनमें एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है दो एटम्स के बीच, इन्हें कहा जाता है टू सेंटर्ड वन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इस तरह के बॉन्ड जिनमें दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है दो के बीच, इन्हें बोलते हैं टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और इस तरह के बॉन्ड जिनमें भी दो ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, दो ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इन्हें भी बोलेंगे टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। राइट? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा होने में। इधर देखिए, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एक एटम का खाली हो ऑर्बिटल, दूसरे एटम का भी खाली हो, तीसरा कोई नया एटम आ जाए और उसके पास भरा हुआ हो। इट्स क्वाइट पॉसिबल, ऐसा भी हो सकता है। और मान लीजिए उसके पास दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास? मान लो उसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, ऐसे केस में इन बॉन्डों को बोलेंगे थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बेटा जी? कहीं भी, मैं कह रहा हूं कुछ भी, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है सेंटर फेंटर से, हमारा लेना देना सिर्फ इससे है दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो हम मान लेंगे कि वहां कोवेलेंट बॉन्ड बना है, मान लेंगे कि वहां कोवेलेंसी है। ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग इनडायरेक्टली कोवेलेंसी को बताता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? यू गॉट इट? गॉट इट और नॉट बोलो बेटा, समझ में आया आपको पक्का? ठीक। सो आइए अब हम डिस्कस करते हैं पहला टॉपिक। द टॉपिक इज कॉल्ड बेसिकली ऑर्बिटल थ्योरी। द टॉपिक इज कॉल्ड ऑर्बिटल थ्योरी। चलिए आप ही मुझे बताइए क्या मतलब होता है ऑर्बिटल थ्योरी का? ऑर्बिटल थ्योरी का मतलब होता है ऑर्बिटल्स की स्टडी। कौन कौन से ऑर्बिटल स्टडी करने हैं हमको? अगर ऑर्बिटल्स की चर्चा करें हम लोग तो हमें एस ऑर्बिटल्स के बारे में जानना है, बिकॉज एस ऑर्बिटल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, हमारे कंसर्न का सब्जेक्ट है एस ऑर्बिटल। और हमें कौन से ऑर्बिटल जानने? हमें पी ऑर्बिटल जानने। और कौन से ऑर्बिटल जानने? डी ऑर्बिटल जानने। और थोड़ा बहुत हमें जानकारी एफ ऑर्बिटल्स की भी लेनी है। इन ऑर्बिटल्स को हमें पढ़ना होगा, एस ऑर्बिटल और उस ऑर्बिटल की कैरेक्टरिस्टिक्स सारी पढ़ेंगे हम लोग। पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम सारी की सारी। वैसे हम ध्यान रखना, ऑर्बिटल की डिटेल में वेव फंक्शन, क्वांटम नंबर, ये तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम में पढ़ते हैं। मैं तो ऑर्बिटल्स का केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स समझाऊंगा आपको, सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी समझाऊंगा, उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स समझाऊंगा जो हमारे बॉन्ड फॉर्मेशंस में काम आएगी और हमारा फाउंडेशन तैयार करेगी। राइट? ऑर्बिटल के बारे में स्पेसिफिक स्टडी हमारे पास टॉपिक है, उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम। हम वहां पे पढ़ लेंगे उसको। अभी हम वो फाउंडेशन तैयार करना चाहते हैं जिसपे हमारी इमारत खड़ी हो सके केमिस्ट्री की। सो पी ऑर्बिटल के बारे में चर्चा करनी है, कुछ चर्चा हमें डी ऑर्बिटल के बारे में करनी है, और थोड़ी बहुत चर्चा हमें कुछ चर्चाएं एफ ऑर्बिटल के बारे में भी करनी है। तो अब मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, फिर मैं कहानी की शुरुआत करूंगा। सबसे पहला टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं एस ऑर्बिटल। आप बताइए आपको एस ऑर्बिटल के बारे में क्या क्या आता है? फर्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, जिसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी, एंड द टॉपिक इज कॉल्ड एस ऑर्बिटल्स। बात के बारे में जो हमें डिस्कस करनी है वो है उसका स्फेरिकल नेचर। ये सही बात है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल क्लाउड होता है या स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी होती है हमारे पास, यानी कि उनकी जो शेप है एस ऑर्बिटल्स की
वो शेप होती है आपकी स्फेरिकल। बहुत सही जवाब। आप अब मुझे बताइए, किसी के स्फेरिकल होने से, कोई भी ऑर्बिटल स्फेरिकल है, उसके स्फेरिकल होने से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या क्या फर्क पड़ता है, या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके स्फेरिकल होने से होंगी। अब मैं डिस्कशन शुरू करता हूं एस ऑर्बिटल्स के बारे में। आराम से देखिए, बिल्कुल बोर्ड, यहां पर बोर्ड पे आपकी स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहली चीज, अगर कोई भी ऑर्बिटल स्फेरिकल है तो आप ये बात समझ लीजिए, उसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ऑर्बिटल क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। बोलो बेटा जी। तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड इसके अंदर भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड मौजूद है इस ऑर्बिटल में, वो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, मतलब स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। हम ये कह सकते हैं स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाउड होगा। अगर दुनिया में कहीं भी स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है क्लाउड, अगर कहीं भी दुनिया में चार्ज स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो तय समझ लो वो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। गजब की सिमेट्री होती है स्फेयर की, बोलो। वो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। अगर कहीं पे भी चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या कहीं भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, तो एक बात आप पक्का समझ लीजिए, अट्रैक्शन न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा लगेगा उस चार्ज पे, बिकॉज जहां पर सिमेट्री ज्यादा होगी वह अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होंगे। इट मींस अगर हम किसी भी एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड डालें, जरा समझने की कोशिश करिएगा, अगर एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालें, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डालते हैं, तो जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। उस अट्रैक्शन की जो वजह है वो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इट मींस कमाल की बात होगी, अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस एस ऑर्बिटल पर, अट्रैक्शन ऑफ द जो न्यूक्लियस होगा वो मैक्सिमम होगा या बहुत हाई होगा। और यही कॉन्सेप्ट है जिसने पूरी केमिस्ट्री को बदल के रख दिया। ये मान के चलिए, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, गजब की चीज है ये, अट्रैक्शन न्यूक्लियस का मैक्सिमम है, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसने केमिस्ट्री की दशा और दिशा ही बदल दी, सारी कहानियां ही बदल दी। बिकॉज यही कॉन्सेप्ट रेस्पॉन्सिबल है वैलेंस सेल्स के एक्सपांशन के लिए, या सेल्स के एक्सपांशन के लिए, या सब सेल्स की डिजनरेसी लॉस के लिए। और सब सेल्स की डिजनरेसी लॉस हो जाती है, इसी वजह से सारी केमिस्ट्री का जन्म हुआ। इट मींस सारी की सारी कहानी, ऑल एंटायर स्टोरी ऑफ द केमिस्ट्री, आप समझ सकते हैं इस एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। वो ये कि एस ऑर्बिटल गजब के अट्रैक्टेड होते हैं न्यूक्लियस से, और एस ऑर्बिटल अगर गजब के अट्रैक्टेड होंगे न्यूक्लियस से, तो कयामत आ जाएगी, पूरी केमिस्ट्री में त्राहिमाम मच जाएगा। यहीं से दो नए कॉन्सेप्ट जन्म लेंगे। कमाल की बात बता रहा हूं मैं आपको, भयंकर इंपॉर्टेंट है। वो कॉन्सेप्ट है पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग। पहला कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का जो हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ये समझ लीजिए, उसी पे बेस्ड है फंडामेंटल सारा का सारा। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग। क्या ये बात आपको समझ में आई? पहले बताइए, क्या ये समझ में आया आपको? क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, नॉन डायरेक्शनल भी है, उस पर हम बाद में आएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक है मुस्कान, गुड। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, रिचा इज करेक्ट। नो डायरेक्शनल करेक्टर, सिकन इज ऑल्सो करेक्ट। हम उस पर भी आएंगे नॉन डायरेक्शनल करेक्टर पे। पहले आप ये बात समझ में आएगी आपको कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, तो न्यूक्लियस चारों तरफ से उसको अट्रैक्ट कर पाएगा। अगर चारों तरफ से सिमेट्रिकली अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा न्यूक्लियस का। ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया, पहले बताइए। गॉट इट? अच्छा, मुस्कान पूछ रही, प्लीज रिपीट इट। बहुत आसान है मुस्कान। अगर स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा तो सिमेट्रिकल होगा चार्ज चारों तरफ। स्फेयर में क्या होगा, इधर देखो, स्फेयर में क्या होगा, न्यूक्लियस से अगर आर डिस्टेंस पे जाएंगे तो न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे हर तरफ बराबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, चारों तरफ इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पूरे स्फेयर के अंदर, बल्क में। इसीलिए अट्रैक्शन न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा लगेगा
उस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, जब जब स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा लगते हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। गॉट इट मुस्कान? मुस्कान गॉट इट? हाँ मुस्कान बोलिए, समझ में आ गया? ठीक है, यहीं से पहले कॉन्सेप्ट की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, या पहली चीज हम लोग पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं केमिस्ट्री में, और उसे बोलते हैं हम पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग। पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग। आइए जरा इसको समझते हैं, क्या भला है ये पेनिट्रेशन और शील्डिंग। चलिए अब आप बताइए, आप पेनिट्रेशन के बारे में क्या जानते हैं? पहले बताओ, पेनिट्रेशन और शील्डिंग दो अलग अलग फिनोमिनन है या एक फिनोमिनन? मेरे 4 सवाल हैं, आप आंसर कीजिए या सोचिए आप मन में। पहला सवाल मेरा, पेनिट्रेशन क्या होता है और शील्डिंग क्या होती है, आप क्या जानते हैं इनके बारे में? नंबर 1। नंबर 2, पेनिट्रेशन और शील्डिंग क्या एक ही कॉन्सेप्ट है या अलग अलग कॉन्सेप्ट है? नंबर 3, अगर एक ही कॉन्सेप्ट है तो दो नाम कैसे हैं? नंबर 4, दो नाम हैं तो फिर वो जुड़े हुए कैसे हैं? मुझे एक्सप्लेन कीजिए ये सारी कहानी क्या है, आप क्या जानते हैं? लिखिए, मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आप टाइप करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। बताओ पेनिट्रेशन क्या होता है, व्हाट इज पेनिट्रेशन? जस्ट टेल मी। पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल, ये जो ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी है इससे आप क्या समझते हैं? यस यस राइट, ओके 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 प्रवीण। penetration causing shielding, या प्राप्ति, you can say like that. Shielding is an effect of penetration, निशा, या you can say like that. Effect नहीं, penetration is a consequence, right? It's not effect. धीरज कलिता, penetration is due to electronic effect. ये तो सभी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, ये तो सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट समझ रहे हैं हम लोग। स्टेरिक का तो अभी सवाल ही नहीं पैदा हुआ। पेनिट्रेशन से एनर्जी गैप इंक्रीज होगा, ब्रजेश वेरी गुड। बिना पेनिट्रेशन के प्रदीप कह रहा है कि शील्डिंग नहीं होगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शुभम कह रहा है कि पेनिट्रेशन शील्डिंग इज डिफरेंट, ठीक है शुभम, वो भी समझ में आ जाएगा। शील्डिंग मीन्स फुल इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस नॉट गोज टू आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है सौरभ। नो आइडिया, ये बहुत बढ़िया, आपकी ईमानदारी की तारीफ है परवेज, वेरी गुड। आपने जो बोला बहुत जबरदस्त। बोथ आर कनेक्टेड, निशा गुड। शील्डिंग मीन्स टू प्रोटेक्ट आउटर इलेक्ट्रॉन, ओके। डिफरेंट कॉन्सेप्ट, गीतांशु, ओके। मोस्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस, फिर वो तो अट्रैक्शन हो गया ना शाश्वत, पेनिट्रेशन नहीं हुआ, शाश्वत वो अट्रैक्शन हो गया। रिचा, आउटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब्जा कर लेते इनर। समझ में आया है नहीं आया? इसको बोलते हैं हम लोग नोड। क्या बोलते हैं? जो पीला पीला बनाया मैंने, नोड बोलते हैं, नोडल सरफेस भी बोलते हैं इसको। अब ये दो ऑर्बिटल्स हैं, दोनों की कोई रेडियाइज है। मान लो, जरा ढंग से समझना, मान लो इसकी रेडियाई है R1 और एक ये ऑर्बिटल बना दिया, इसकी रेडियाई है R2। अभी ये नॉर्मल दोनों की रेडियाइज है। अभी इनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है, नॉर्मल ऐसा है ये। सपोज करो अब इन दोनों ऑर्बिटलों में मैं इलेक्ट्रॉन डालता हूं। पहले मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले, 1s में डाला, फिर मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला, 2s में डाला। सपोज किए मैं दोनों ऑर्बिटलों में 2 इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं। पहले मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल के और 1s में डाल दिया, ये मेरी जेब से पॉकेट से निकाला, 1s में इलेक्ट्रॉन डाल दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन डालेंगे 1s में, इलेक्ट्रॉन स्फेरिकली क्लाउड में फैल जाएगा। बोलो बेटा जी, स्फेरिकल क्लाउड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल के दिया, 2s में भी स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाउड हो जाएगा। पर जैसे ही क्लाउड स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा, न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करेगा चारों तरफ से, क्योंकि एस पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगता है। इधर से इधर से इधर से इधर से ऊपर से नीचे, हर तरफ से न्यूक्लियस को खींचेगा। स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो। तो अट्रैक्शन जैसे ही लगेगा, 1s जिसकी बाउंड्री पहले R1 थी, अब वो R1 नहीं रहेगी, अंदर चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर कोई अट्रैक्ट होता है तो अंदर चला जाता है, साइज घट जाती है उसकी, और अंदर जाएगा तो उसकी एक नई बाउंड्री हो जाएगी। मान लो ये ग्रीन बाउंड्री है, वेरी गुड। सेम बात 2s पे भी लगेगी, बिकॉज 2s भी स्फेरिकल है।
हाँ, 1s से थोड़ा कम अट्रैक्शन होगा बिकॉज 2s थोड़ा दूर है, लेकिन होगा तो अट्रैक्शन बिकॉज वो भी स्फेरिकली है। अगर उस पर भी अट्रैक्शन लगेगा तो 2s भी अंदर जाएगा। इसको तो 2s की जो नेचुरल बाउंड्री R2 थी, अब 2s की नेचुरल बाउंड्री R2 नहीं रहेगी। अब अगर मान लीजिए मैं 2s की कोई नई बाउंड्री ड्रॉ करता हूं, लेट्स ड्रॉ न्यू बाउंड्री, तो 2s अट्रैक्ट होने के बाद थोड़ा अंदर चला जाएगा और उसकी कोई नई बाउंड्री हो जाएगी। सपोज करिए ये बाउंड्री है, ये नई रेडियाई हो गई 2s की। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, सब मिलके एक छोटी सी बात बताओ मुझे आप, बहुत नॉर्मल सी बात पूछ रहा हूं मैं आपसे कि एक रीजन बना रहा हूं मैं, जरा इसको समझिएगा। एक रीजन बना रहा हूं लाल कलर से, रेड कलर से एक रीजन बना रहा हूं, या व्हाइट कलर से एक रीजन बना रहा हूं। आप मुझे बताना उस रीजन में किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए थी और किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब है। एक रीजन बनाया मैंने व्हाइट कलर से, ये रीजन। आप सब मुझे बताओ ये एक्चुअल में रीजन किसका था, आप ही बताइए। ये जो व्हाइट रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट रीजन एक्चुअल में किसका था, ये बताओ आप। क्या ये एक्चुअल में 1s का था? हाँ था। ये येलो के अंदर था, बोलो। लेकिन क्योंकि 1s कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 2s भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो नई बाउंड्रीज बन गई और अब 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस व्हाइट में अब किसकी डेंसिटी होगी, क्योंकि 1s तो यहां तक खत्म हो जाएगा ग्रीन तक। इस व्हाइट रीजन में अब 1s की जगह 2s की डेंसिटी आ जाएगी, आउटर ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझना, आउटर ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से अगर इनर ऑर्बिटल के रीजन में चली जाए, अगर इनर ऑर्बिटल के रीजन में पहुंच जाए या इनर ऑर्बिटल्स के रीजन को ऑक्यूपाई कर ले, इनर ऑर्बिटल के रीजन पे अतिक्रमण कर ले, कब्जा कर ले, दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। इट मींस पेनिट्रेशन को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी। इनर ऑर्बिटल डिफाइन करना पड़ेगा, आउटर डिफाइन करेगा, तभी तो आउटर इनर में पेनिट्रेट करेगा। मतलब पेनिट्रेशन एक ऑर्बिटल का फिनोमिनन नहीं है। अगर आप एक ऑर्बिटल से पेनिट्रेशन समझा रहे हो तो आप कभी समझा ही नहीं सकते। अकेला ऑर्बिटल पेनिट्रेट कर ही नहीं सकता, किस में पेनिट्रेट करेगा? अगर ऑर्बिटल एक ही है तो पेनिट्रेट किस में करेगा? इट मींस मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको एक्सप्लेन करने के लिए दो चाहिए। इसमें भी आपको इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा 1s में, 2s में भी डालना पड़ेगा, तब आप कॉन्ट्रैक्शन पर स्टडी कर पाएंगे। और मिनिमम ऑर्बिटल भी दो चाहिए। इसीलिए पेनिट्रेशन पॉली इलेक्ट्रॉनिक फिनोमिनन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से काम नहीं चलेगा, साथ ही साथ मेनी ऑर्बिटल फिनोमिनन है। मेनी ऑर्बिटल मतलब अकेले ऑर्बिटल से काम नहीं चलेगा आपको। दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या पेनिट्रेशन डेफिनेशन क्या बोलेंगे? when electron density या इलेक्ट्रॉन क्लाउड of outer orbitals, electron cloud of outer orbitals occupy region of inner orbitals, occupy region of inner orbitals, अंदर वाले ऑर्बिटल्स के रीजन को अगर वो ऑक्यूपाई कर लें, कॉल्ड पेनिट्रेशन। कब्जा है ये बाहर वाले ऑर्बिटलों का, अंदर वाले ऑर्बिटलों की कब्जा कर लेना, दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या मैं फिर बता रहा हूं। मान लीजिए, सपोज करिए, इधर देखिए, सपोज करिए ये पहले 1s का रीजन था, ये 1s का, ये वाला 1s का रीजन मान लो यहां तक है, ये वाला 2s का रीजन था, 1s और अंदर गया, 2s भी अंदर आया, तो जो 1s का रीजन था अब उसमें 2s की डेंसिटी आ गई, बिकॉज 1s कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 2s भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो 2s 1s में आ गया या 2s 1s के रीजन में एंटर कर गया, दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। नोड की पोजीशन शिफ्ट हो गई, पहले नोड रेड ये येलो था, अब नोड ग्रीन हो गया। तो जो येलो से ग्रीन के बीच का रीजन है, येलो और ग्रीन के बीच का रीजन है, वो रीजन दरअसल 1s का था, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां 2s की आ गई है, दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। क्या आपको ये समझ में आया? बताइए कितने लोगों को पहले तो पेनिट्रेशन समझ में आया? शील्डिंग तो बात की बात है, पहले बताओ पेनिट्रेशन समझ में आया क्या? क्या आपको पेनिट्रेशन समझ में आया? क्या आपको पेनिट्रेशन समझ में आया?
क्या ये समझ में आया पेनिट्रेशन पॉली इलेक्ट्रॉनिक फिनोमिनन है? नोड कुछ भी नहीं है, नोड आप लोग बाद में पढ़ लेंगे। नोड वो है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। सौरभ कोई जरूरत नहीं है, नोड पढ़ाएंगे आपको, आप छोड़ दीजिए। नोड मतलब दो ऑर्बिटल के बीच डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, जहां एक ऑर्बिटल खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है। दो ऑर्बिटल्स के बीच का डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। सौरभ, दो ऑर्बिटल्स के बीच का डिसकंटिन्यूअस पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती, मिनिमम होती है, दैट इज कॉल्ड नोड। 0 भी कहते हो क्या आप उसको? इलेक्ट्रॉन क्यों देंगे आशीष? इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे ऑर्बिटल में तो कोई मतलब ही नहीं है, कहानी नहीं शुरू होगी। सारी कहानी इलेक्ट्रॉनों से स्टार्ट होती है। इलेक्ट्रॉन डाले बिना ऑर्बिटल तो केवल स्पेस है, खाली जगह है, कुछ नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रॉन नहीं डालते हैं तो ऑर्बिटल कुछ है ही नहीं। फिर हम नहीं दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है? हम नहीं दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो एटम में होते हैं, हम तो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको। हम देने वाले कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देने वाला तो परमात्मा है, हम तो एक्सप्लेन कर रहे हैं बस। वी आर एक्सप्लेनिंग ओनली, हम केवल पेनिट्रेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा ये क्या मतलब हुआ सोनल? पता क्या होता है भाई? पता क्या हो रहा होता है? पता क्या होता है अभी मालूम चलेगा। एनर्जी गैप क्रिएट हो जाएगी, उससे मालूम चलेगा हो रहा होता है। पता क्या है इसमें? ये तो ऑलरेडी हो रखा है एटम के अंदर, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है सोनल? एस और पी के बीच क्या होगा दीपक? वो पेनिट्रेशन नहीं होगा, वो शील्डिंग होगी। पेनिट्रेशन और शील्डिंग मिला के होती है वो चीज, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। दैट इज कॉल्ड शील्डिंग। हाँ, कुछ नहीं होगा धीरज। अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा पेनिट्रेशन का। बिकॉज आप अपने ही अंदर अतिक्रमण कैसे कर सकते हैं? आप अपने घर पे कब्जा कैसे कर सकते हैं बताओ? अकेला होगा तो कौन किस पे कब्जा करेगा? कौन किस पे करने के लिए कौन होना चाहिए और किस पे होना चाहिए? मतलब एटलीस्ट 2 एंटिटी इन्वॉल्व होनी चाहिए वहां पे। किसी का किसी में पेनिट्रेट करने के लिए 2 एंटिटी इन्वॉल्व होनी चाहिए वहां। धीरज, किसी का किसी में पेनिट्रेट करने के लिए एटलीस्ट 2 एंटिटी इन्वॉल्व होनी चाहिए वहां। मैक्सिमम स्पीड ऑर्बिटल में होता है पेनिट्रेट। स्पीड ऑर्बिटल क्या होता है भाई? ओशीन, स्पीड ऑर्बिटल क्या है? व्हाट इज स्पीड ऑर्बिटल? पता नहीं आपने क्या लिखा है स्पीड ऑर्बिटल? ठीक है, तो अब मैंने आपके आंसर्स बता दिए हैं। किसमें ज्यादा होता है किसमें कम होता है ओसीन बाद में बात करेंगे भाई हम। ओसीन वी विल डिस्कस लेटर, ज्यादा कम। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पेनिट्रेशन क्या है। ज्यादा होता है कम अंदर जाएगा, साइज घटेगी, साइज घटेगी, वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, और अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ती है तो शील्डिंग बढ़ जाती है। न्यूक्लियस को चारों तरफ से ये कवर कर लेगा इलेक्ट्रॉन, डेंस क्लाउड हो जाएगा, और डेंस क्लाउड चारों तरफ से न्यूक्लियस को ढक लेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप एक बल्ब जला दो और उस बल्ब के चारों तरफ मोटा कपड़ा रख दो, तो अगर मोटा कपड़ा रख दोगे तो बाहर लाइट कम आ पाएगी। ठीक वैसे ही न्यूक्लियस है वो भी शील्ड हो जाएगा, ढक लिया जाएगा, और जैसे ही न्यूक्लियस ढक लिया जाएगा, न्यूक्लियस का पीपर अट्रैक्शन, क्या बोल रहा हूं मैं ढंग से समझना, न्यूक्लियस का जो पीपर अट्रैक्शन लगेगा, अब वो अट्रैक्शन घट जाएगा, बिकॉज इसकी वजह से न्यूक्लियस शील्ड हो जाएगा। ढक लेंगे, कवर कर लेंगे, ये न्यूक्लियस को शील्डिंग कर लेगा। और अगर ऐसा होगा
जैसे ही इसका अट्रैक्शन इस पर घटेगा, अब ये इस पी को धक्का मार के और बाहर फेंक देगा। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पी पर घटेगा, ये पी को धक्का मारेगा और पी अपने ओरिजिनल पोजीशन से और बाहर चला जाएगा कहीं यहां। दिस इज कॉल्ड शील्डिंग। ये जो येलो हुआ था, ये था पेनिट्रेशन। दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। ये स्फेरिकल होने की वजह से हुआ था। एस ऑर्बिटल के स्फेरिकल होने की वजह से पेनिट्रेशन हुआ, बोलो बेटा। और फिर एस ऑर्बिटल ने अंदर जाके न्यूक्लियस को शील्ड कर दिया, ढक दिया। अगर न्यूक्लियस को शील्ड कर देंगे तो इसका अट्रैक्शन पी पर कम हो जाएगा और पी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से और बाहर चला जाएगा। और इस तरीके से एस और पी के बीच दूरियां बढ़ जाएंगी, एनर्जी गैप बढ़ जाएंगे। जब दोनों एक ही जगह होने चाहिए थे, अब वो दोनों एक जगह नहीं रहेंगे और नई पोजीशन ये होगी। न्यूक्लियस से अगर 2s यहां पर है तो न्यूक्लियस से 2p यहां पर होगा। इसका मतलब 2s की रेडियाई अलग होंगी, 2p की रेडियाई अलग होंगी। इसी वजह से 2s और 2p की जो एनर्जी है वो अलग अलग हो जाएंगी। एक न्यूक्लियस के पास है और एनर्जी अलग हो जाएंगी। तो एक ही शेल के दो सब सेल्स, समझना, एक ही शेल के दो सब सेल्स, 2s भी वही सेल का था, 2p भी वही सेल का था, दो सब सेल्स पेनिट्रेशन और शील्डिंग की वजह से एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। मतलब सब सेल्स की डिजनरेसी लॉस हो जाएगी। डिजनरेसी मतलब इक्वल एनर्जी अब नहीं रहेगी। इट मींस क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ डिजनरेसी, लॉस ऑफ डिजनरेसी ऑफ सब सेल्स। जो सब सेल्स हैं उन सब सेल्स की डिजनरेसी खो जाएगी या लॉस हो जाएगी। ये बात आप पक्का ध्यान रखना। यू शुड नोट दिस डाउन। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बोलो बेटा जी। इट मींस अगर ये अंदर नहीं जाता, अगर ये पेनिट्रेट नहीं करता, अगर ये पेनिट्रेट नहीं करता, जरा समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ये पेनिट्रेट नहीं करता तो न्यूक्लियस शील्ड नहीं होता, न्यूक्लियस शील्ड नहीं होता तो पी बाहर नहीं जाता। इसका मतलब दिस येलो येलो इज व्हाट, दिस येलो येलो इज व्हाट, एस का अंदर जाना इज व्हाट, दिस इज पेनिट्रेशन। एंड दिस ग्रीन ग्रीन इज व्हाट, दिस ग्रीन इज व्हाट, पी का बाहर जाना इज कॉल्ड शील्डिंग। दिस इज शील्डिंग, दिस इज पेनिट्रेशन, दिस इज शील्डिंग, दिस इज पेनिट्रेशन। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? इस वजह से जो ऑर्बिटल्स हैं या जो सबशेल्स हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट हो जाती है। लेकिन ऐसा होने के लिए फिर से आपको एटलीस्ट 2 ऑर्बिटल चाहिए और एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब फिर से ये पॉली इलेक्ट्रॉनिक पॉली ऑर्बिटल फिनोमेनन, मल्टी ऑर्बिटल फिनोमेनन है। फिर से ये पॉली इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ऑर्बिटल फिनोमेनन है। क्या आपको ये बात समझ में आई? गॉट इट और नॉट? सवाल पूछिए। क्या आपको पेनिट्रेशन और शील्डिंग समझ में आया? हाँ वानी, ये बोल सकते हैं। गॉट इट और नॉट? तो क्या आशीष ओसीन ठीक है? तो सौरभ कुछ नहीं होगा, एसपी को शील्ड करेगा, एसपी मिलकर डी को शील्ड करेगा। उस पे आएंगे हम सौरभ। अभी हम डी ऑर्बिटल की चर्चा नहीं कर रहे, अभी हम केवल एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं सौरभ। एसपी को शील्ड करेगा, एसपी मिलकर फिर डी को शील्ड करेंगे, वही होगा और कुछ नहीं होगा। हाँ, सब में सेम होगा दीपक। हुज शील्डिंग इज डन? मुस्कान, न्यूक्लियस की शील्डिंग इज डन। हुज शील्डिंग इज डन नहीं, न्यूक्लियस की शील्डिंग इज डन। मुस्कान, न्यूक्लियस की शील्डिंग इज डन।
किसकी शील्डिंग हुई है? न्यूक्लियस की शील्डिंग हुई है। वो तो वही बात है भाई। अरे सौरभ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये कहां से आ गया भैया? अभी मॉलिक्यूल कहां है, तो एटम की बात कर रहे हैं अभी यार। अभी हम एटम के ऑर्बिटलों की बात कर रहे हैं। बॉन्ड कहां से बनाएंगे हम? अभी कहां से तुम लोग आगे पहुंच जाते भाई? बॉन्ड किसने बनाया अभी? 2p ऑर्बिट फलाना कौन पूछ रहा है ये सौरभ क्या पागल हो क्या? 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड इन 2p, ऐड इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड ऐसे कैसे कर देगा भाई? बॉन्ड बनेगा तब करेगा ना। तो बॉन्ड अभी पढ़ा रहा हूं क्या मैं? कुछ का कुछ बोलते हो। अभी तो हम एटम पढ़ रहे हैं भाई, ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं। बॉन्ड की तो चर्चा ही नहीं करी अभी हमने। 2p, हाँ 2p ऑर्बिटल होगा तो वही पेनिट्रेशन डिस्कस करेंगे सौरभ हम। शेप वेप आएगा भैया, अमन शेप आएगा। अभी हम पेनिट्रेशन शिफ्ट एक एक 1 by 1 सब आएगा, ठीक है। P और D में शील्ड कौन होगा? दोनों शील्ड होंगे एस से, दोनों शील्ड होंगे एस से। शील्ड तो न्यूक्लियस होता है भाई, शील्ड P और D नहीं होते। P शील्ड नहीं हुआ है, शील्ड तो न्यूक्लियस हुआ है। P तो बाहर गया है, शील्ड तो न्यूक्लियस होता है। शील्डिंग तो न्यूक्लियस की होती है। P का बाहर जाना उस शील्डिंग का रिजल्ट है, राइट। शील्डिंग मतलब होता है कवर करना, ढकना। तो शील्डिंग तो न्यूक्लियस की होती है भाई। बिकॉज दक्ष अट्रैक्शन कम हो गया इनका। इधर देखो, दक्ष पूछ रहा है कि p ऑर्बिटल बाहर क्यों गए? बिकॉज अट्रैक्शन कम हो गया इसका, ये लिख रखा। देखो दक्ष, क्योंकि अट्रैक्शन कम हो गया न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन p पर कम हो गया इसलिए बाहर गया। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन घट गया p पे इसलिए बाहर गया वो। दैट इज वाई। हाँ, p ऑर्बिटल एक्सपेंशन इज टेकिंग प्लेस। या सही है खुशबू सर। रिमेनिंग p ऑर्बिटल पोर्शन को क्या बोलते हैं? रिमेनिंग p ऑर्बिटल पोर्शन मतलब p ऑर्बिटल तो p ऑर्बिटल ही है यार। रिमेनिंग पोर्शन क्या होता है भाई? रिमेनिंग कोई पोर्शन नहीं होता। p ऑर्बिटल इज p ऑर्बिटल। रिमेनिंग p ऑर्बिटल कुछ नहीं होता। ये तो मैंने 2 ऑर्बिटल लेके समझा है। मल्टी ऑर्बिटल लेंगे तो अंदर वालों का बाहर पर सेम इफेक्ट चलता जाएगा भाई। एस न्यूक्लियस को शील्ड करेगा, फिर एस और पी दोनों मिलकर न्यूक्लियस को शील्ड करेंगे तो डी पर अट्रैक्शन और कम होगा, इसलिए कहते हैं डी और ज्यादा बाहर जाएगा, क्योंकि एस और पी मिलकर दोनों फिर शील्ड कर लेंगे न्यूक्लियस को। वो आप बाद में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ शील्डिंग क्या होता है की बात कर रहे हैं। एस पी डी कैसे करते हैं वो देखेंगे हम लोग। वाई पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल 2। संजय दीक्षित 2 पे ही, पेनिट्रेशन वर्ड ही 2 पे है। जब एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन बात कर रहे हैं तो 2 एसओ के बीच बात कर रहे हैं। पी ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन बात कर रहे हैं तो 2 पी के बीच बात कर रहे हैं। डी ऑर्बिटल के पेनिट्रेशन की बात कर रहे हैं तो 2 डी के बीच बात कर रहे हैं। संजय, जब हम एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो 2 एस की बात कर रहे हैं, पी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो 2 पी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा फिर समझा देता हूं, पता नहीं, इधर देखो सब मैं क्या बता रहा हूं, जरा फिर से समझने की कोशिश करो सब लोग। पहले 2s और 2p दोनों एक दूसरे के बराबर थे, आमने सामने थे, बराबर थे, इक्वल थे। न्यूक्लियस से बराबर डिस्टेंस पे 2s और 2p मान लिए थे मैंने पहले। अब 2s क्योंकि स्फेरिकल है तो स्फेरिकल पे अट्रैक्शन लगेगा, स्फेरिकल है तो स्फेरिकल पे अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा तो 2s अंदर चला जाएगा। अगर 2s अंदर चला जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। जैसे ही 2s अंदर जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 2s अंदर जाएगा, जरा देखो इसको, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 2s अंदर जाएगा तो न्यूक्लियस पे के पास आ जाएगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ गई, बिकॉज वॉल्यूम घट गया और डेंसिटी बढ़ गई तो उसका क्लाउड है वो डेंस क्लाउड हो गया, मोटा थिक क्लाउड हो गया। और डेंस क्लाउड न्यूक्लियस को चारों तरफ से शील्ड कर लेगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर कम हो जाएगा, बिकॉज बाहर उसका चार्ज मिलेगा ही नहीं, बिकॉज चार्ज को शील्ड कर लिया गया है चारों तरफ से। तो न्यूक्लियस का नेट चार्ज बाहर घट जाएगा, उसको आगे बढ़ाएंगे, बोलेंगे जेड इफेक्टिव, राइट। अभी उसकी बात नहीं कर रहे, हम ये कहेंगे जैसे ही अंदर जाएगा ये इसको शील्ड करेगा तो इसका अट्रैक्शन
यहां कम हो जाएगा इन पे, और इन पर अट्रैक्शन कम होगा। तो अब ये जो एस है ये इस पी को बाहर रिपेल कर देगा, धक्का मार देगा बाहर की तरफ। एस पी को बाहर की तरफ धक्का मार देगा क्योंकि उन दोनों के बीच रिपल्सन है। उन दोनों, अच्छा ये इधर देखो, इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं, नॉर्मल डायग्राम से। इधर देखो, नॉर्मल डायग्राम समझाओ तो मैं ऐसा कह सकता हूं, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है जो एस में था, राइट, और एक इलेक्ट्रॉन है जो पी में था, राइट। ऐसे मान लो स्टार्टिंग में दोनों सेम जगह थे। आओ मैं समझाता हूं इसको, और मैं एक बार नॉर्मल सिंपल डायग्राम के थ्रू, राइट, ऑर्बिटल के थ्रू नहीं, सिंपल डायग्राम थ्रू समझा रहा हूं। मान लीजिए ये जो है ये सिस्टम है आपका 2s और 2p का। एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो इसके अंदर है। आपको पता है इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स है, इनके बीच है अट्रैक्शन फोर्स, इनके बीच भी अट्रैक्शन फोर्स है, इनके बीच भी अट्रैक्शन फोर्स। दो इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिए, आपके सामने कंसीडर कर लिए। आई कंसीडर 2 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस। बोलो बेटा जी। तो ये जो है इनके बीच दिस इज अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन है इनके बीच, राइट, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच। इनके बीच जो है दैट इज ऑल्सो अट्रैक्शन, और इनके बीच जो है, इनके बीच दैट इज बेसिकली रिपल्सन। अभी क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं तो दोनों का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बराबर है। अगर दोनों का अट्रैक्शन बराबर है तो दोनों पर रिपल्सन नेट किसी का लगेगा नहीं। पर जैसे ही एस अंदर जाएगा, अगली पिक्चर में जैसे ही एस अंदर जाएगा पेनिट्रेट होके, तो एस की नई बाउंड्री हो जाएगी ये। अगर एस की नई बाउंड्री हो गई ये, तो एस के इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ गया। अट्रैक्शन बढ़ गया तो ये इस न्यूक्लियस को शील्ड कर देगा। शील्ड कर देगा तो जो पी में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है यहां पर, अब इसका, इस न्यूक्लियस का जरा समझना, इस न्यूक्लियस का इस पर अट्रैक्शन घट जाएगा, और अगर अट्रैक्शन घटेगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको बाहर फेंक देगा, रिपेल कर देगा, और पी और बड़ा हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। तो 3 फोर्सेस का बैलेंस है। बोलो बेटा जी, ये 3 फोर्सेस का बैलेंस है। इसने इसको रिपेल किया और रिपेल करके इसको बाहर फेंक दिया। क्या ये समझ में आया अब आपको? क्या ये आपको समझ में आया? आप बताइए। हाँ बिल्कुल दिनेश, बिल्कुल सही। अदिति मालवीय, अब बताओ मुझे, यू गॉट इट और नॉट? आपको समझ में आया या नहीं आया? जस्ट टेल मी, बताइए। अदिति मालवीय, अदिति मालवीय, गुड अमन, गुड 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 गुड, निशा गुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन नहीं होगी, वहां डिजनरेसी लॉस हो जाएगी। अलग अलग ऑर्बिटल्स की एनर्जी शील्डिंग और पेनिट्रेशन से क्या होगा? पेनिट्रेशन शील्डिंग से एस अंदर जाएंगे, पी डी अलग अलग जगह हो जाएंगे, उनकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस अलग अलग हो जाएंगी। डिजनरेसी का मतलब इक्वल एनर्जी। मयूर, डिजनरेसी का मतलब इक्वल एनर्जी होता है। डिजनरेसी मींस इक्वल एनर्जी। डिजनरेसी जो वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, उसका मतलब होता है इक्वल एनर्जी। या सेम एनर्जी। हाँ आ रहा हूं सौरभ, आ रहा हूं, एग्जाम्पलों पे आ रहा हूं।
हाँ संदीप, एक एस ऑर्बिटल में तो कुछ कह ही नहीं सकते, 1s का ही पेनिट्रेशन होगा और क्या। डीजनरेशन मतलब लिख दिया मैंने इक्वल एनर्जी सेम एनर्जी। ये जो एनर्जी का मैंने बनाया ना यहां, ये जो मैंने बनाया एनर्जी का, ये बना रखा है एनर्जी, ये एनर्जी बताइए मैंने यहां, दिस इज कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी अगर इक्वल है तो फिर डीजनरेट होंगी, और एनर्जी नॉन इक्वल है, एनर्जी डिफरेंट है, तो नॉन डीजनरेट होंगी। अरे एग्जाम्पल क्या, अभी तो शुरू भी नहीं किया मैंने टॉपिक है, अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ बातें बता रहा हूं केमिस्ट्री की। टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं अगली क्लास में, अभी तो मैं जस्ट चीजें समझा रहा हूं आपको। क्या प्रदीप क्या लिख रहा है सर, आर इज लेस देन एनर्जी इज हाई। कौन ने बताया आर इज लेस देन एनर्जी इज हाई? हु टोल्ड यू? किसने बोला आर इज लेस देन एनर्जी इज हाई? अरे किसने बोला है बात प्रदीप? आर इज लेस देन एनर्जी इज हाई किसने बोल दिया? गलत है, आपने गलत पढ़ा है, दोबारा पढ़ो जाके। आर इज लेस देन एनर्जी इज हाई किसने बोल दिया? आर जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, आर जितना कम एनर्जी उतनी कम। आर जितना ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा, आर जितना कम एनर्जी उतनी कम। एस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है? बिकॉज एस ऑर्बिटल सबसे अंदर चले जाएंगे, न्यूक्लियस से पेनिट्रेट कर करके एस सबसे अंदर होगा, इसके बाहर होगा पी और उसके भी बाहर होगा डी। तो जो न्यूक्लियस के सबसे पास है उसमें अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, और अट्रैक्शन ज्यादा तो एनर्जी कम, एनर्जी कम, अट्रैक्शन ज्यादा तो एनर्जी कम, अट्रैक्शन ज्यादा तो एनर्जी कम। जो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, सबसे स्टेबल होता है वो अट्रैक्टेड नहीं। एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन एस के लिए डिफाइन करते हैं, पी का पी के लिए, डी का डी के लिए, ठीक है। ये तो मैंने एस का पेनिट्रेशन स्पेरिकल होने की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा होता है इसलिए एस को अंदर ले गया मैं पी के रेस्पेक्ट में। एस का पेनिट्रेशन ज्यादा है इसलिए एस को अंदर ले गया मैं। हाँ रिचा, सही है रिचा। ओके संदीप, गॉट इट और नॉट? समझ में आया या नहीं आया बताइए। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स डिस्कस फर्दर। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं चीजों को, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल भी है और सवाल भी आया हुआ पहले, ये नेट और जैम दोनों में ही पूछा हुआ सवाल है। एक मैंने ले लिया हाइड्रोजन, नेट में तो लास्ट ईयर ही पूछा था, और एक मैंने ले लिया मान लो कोई भी H माइनस या हीलियम, दोनों एक ही बात है, H माइनस या हीलियम। बताओ हाइड्रोजन कैसी स्पेसीज है? हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, दिस इज मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। और H माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो फिर ये पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। अगर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज होगी तो हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी रूल चलेगा वो चलेगा NS इक्वल टू NP इक्वल टू ND, डीजनरेट चलेगा। लेकिन जो पॉली इलेक्ट्रॉनिक है उसके लिए रूल चलेगा NS ग्रेटर देन NP ग्रेटर देन ND। इसीलिए अगर मैं दोनों में एनर्जी लेवल्स बनाऊं, अगर पहला चीज समझा रहा हूं आपको केमिस्ट्री में, अगर मैं दोनों के एनर्जी लेवल्स बनाना चाहूं ऑर्बिटल्स के, तो बताओ हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल हम कैसे बनाएंगे? हम बोलेंगे सबसे नीचे एनर्जी होगी 1s की, 1s के बाद अगला जो एनर्जी लेवल आएगा वो होगा 2s का, और 2p और 2s बराबर होंगे, इसलिए उस एनर्जी लेवल में 2s और 2p दोनों रहेंगे। उसके बाद जो एनर्जी लेवल होंगे, मैं यहां लिख रहा हूं थोड़ा सा, दिस इज 1s एनर्जी लेवल,
दिस इज 2s इक्वल टू 2p एनर्जी लेवल, ns बराबर np होगा इनमें। उसके बाद जो अगला एनर्जी लेवल होगा उसमें 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d होगा एनर्जी लेवल। बोलो बेटा जी। उसके बाद जो एनर्जी लेवल होगा उसके अंदर 4s इक्वल टू 4p इक्वल टू 4d इक्वल टू 4f होगा, राइट। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 3 तक समझ में आ गया हमको। तो ये मैंने एनर्जी लेवल्स डिस्कस कर दिए। हाइड्रोजन में ऐसे बनाते हैं। दिस इज फर्स्ट एनर्जी लेवल। अगर मैं इसको लिखूं तो दिस इज फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये पहला एनर्जी लेवल है। दिस इज फर्स्ट एनर्जी लेवल, दिस इज सेकंड एनर्जी लेवल, ये दूसरा एनर्जी लेवल है। दिस इज थर्ड एनर्जी लेवल, ये तीसरा एनर्जी लेवल हो गया। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। दिस इज सेकंड एनर्जी लेवल, दिस इज थर्ड एनर्जी लेवल, दिस इज फर्स्ट एनर्जी लेवल। लेकिन अगर H माइनस में मैं एनर्जी लेवल्स बनाऊंगा तो सबसे नीचे 1s, वेरी गुड, लिख दिया मैंने। अब जब मैं अगला 2s बनाऊंगा तो 2s की एनर्जी कम होगी, 2p की ज्यादा होगी, इसलिए मुझे 2s जब मैं बनाऊंगा तो 2s और 2p को अलग अलग दिखाना पड़ेगा। मुझे डिफरेंट एनर्जी लेवल शो करना पड़ेगा, बिकॉज 2s और 2p नॉन डीजनरेट होंगे। ऐसे ही जब मैं अगला बनाऊंगा तो फिर मुझे 3s, 3p और 3d को अलग अलग दिखाना पड़ेगा। इट मींस यहां डिफरेंट एनर्जी लेवल्स अगर हम बनेंगे, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा, दिस इज फर्स्ट एनर्जी लेवल, FeL बोल सकता हूं। दिस इज सेकंड एनर्जी लेवल, SeL। दिस इज थर्ड एनर्जी लेवल, TeL। तो अगर हम एनर्जी लेवल यहां बनाए तो यहां पर वो इक्वल एनर्जी लेवल बनते हैं, वहां पर डिफरेंट एनर्जी लेवल बनते हैं। ये बात आपको समझ में आई नहीं आई? इसकी वजह है इनमें ना पेनिट्रेशन काम करता है ना शील्डिंग काम करती है, और पेनिट्रेशन और शील्डिंग की वजह से एनर्जी गैप क्रिएट हुए थे। पेनिट्रेशन और शील्डिंग ही रिस्पॉन्सिबल थे। इधर देखो, देखो, पेनिट्रेशन की वजह से एस अंदर गया, उसी की वजह से एस की एनर्जी घटी, और फिर एस की शील्डिंग की वजह से पी बाहर गया। मींस जो एनर्जी गैप क्रिएट हुआ, उस एनर्जी गैप क्रिएट होने की वजह से पेनिट्रेशन और शील्डिंग ही थी। तो अगर पेनिट्रेशन और शील्डिंग नहीं होगा तो एनर्जी गैप क्रिएट ही नहीं होंगे, और एनर्जी गैप क्रिएट नहीं होंगे तो सारी शेल की जो सब सेल्स हैं वो सेम एनर्जी की रहेंगी, वो बराबर एनर्जी पे लिखी जाएंगी। ये आपको समझ में आया या नहीं आया? यहां अलग अलग एनर्जी लेवल होंगे और यहां सेम एनर्जी लेवल होंगे। ये एनर्जी लेवल लिखना आया कि नहीं आया समझ? पहले बताइए मुझे, बोलिए। सौरभ राइट, सौरभ राइट। करता है शेख बेनजीर, वो शेल की शील्डिंग है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं। बेनजीर सब करता है, वो शेल्स की शील्डिंग है, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग ऑफ शेल। शेख बेनजीर वो बाद में पढ़ेंगे हम, अभी हम ऑर्बिटल्स पढ़ रहे हैं। हाँ नहीं करेगा ओशीन, He प्लस भी नहीं करेगा, बिल्कुल सही जवाब ओशीन, He प्लस भी नहीं करेगा, He प्लस भी नहीं करेगा, करेक्ट जवाब ओशीन। शेख बेनजीर वो हम बाद में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग ऑफ सेल्स। वो पढ़ेंगे हम जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी मैं ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा रहा हूं, आई एम ऑलरेडी डिस्कसिंग द ऑर्बिटल थ्योरी। ओके बेनजीर, बेनजीर ओशीन करेक्ट, संजय दीक्षित गुड,
सोनल कहाँ है? सोनल खेतान, वो तो कुछ बता नहीं रही है। सोनल जी कहाँ हो? सोनल कहाँ है? प्राप्ति, संदीप पांडा, आपकी इंटरनेट एरर है अमन, हमारी सर्वर एरर नहीं है। अमन आपकी इंटरनेट एरर है, हमारी सर्वर एरर नहीं है। रिपीट देख लेना आप। ब्रजेश, हाँ सोनल समझ में आया। He doesn't have electron in 2s so it will show penetration effect sir. Yes yes शाश्वत, 2s में हम ले जाएंगे हाइपोथेटिकली। हाँ शाश्वत, हम 2s में ले जाएंगे इलेक्ट्रॉनों को। नहीं, मैं तो पूछ रहा था प्राप्ति आपको समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सौरभ करेक्ट, सौरभ करेक्ट, सौरभ राइट। शाश्वत वो हम हाइपोथेटिकली मान लेंगे इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाके एक्साइट करके। इलेक्ट्रॉन नहीं भी है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम मान के चलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम उनको एक्साइट करके मान सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे ऊपर, वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे वो। ठीक है, सो आइए अब मैं आपको क्वेश्चंस डिस्कस करवाता हूं। आई थिंक यू गॉट इट। पहला सवाल में CSIR नेट से लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। पहला सवाल, करेक्ट एनर्जी ऑर्डर फॉर हीलियम प्लस इज। हीलियम प्लस आयन के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट एनर्जी ऑर्डर है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला 2s लेस देन 2p, दूसरा 3s लेस देन 3p लेस देन 3d, तीसरा 3s बराबर 3p बराबर 3d, चौथा 3s ग्रेटर देन 3p ग्रेटर देन 3d। बताइए क्या आंसर रहेगा? व्हाट इज द आंसर? बोलो। हीलियम प्लस के लिए करेक्ट एनर्जी ऑर्डर क्या होगा? टेल मी, बताओ क्या आंसर आएगा? हीलियम प्लस के लिए करेक्ट एनर्जी ऑर्डर क्या आंसर आएगा इसमें से? सी सी सी, गुड 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 गुड। हाँ सोनल, यही रीजन है, बिल्कुल सोनल करेक्ट। हाँ के दिनेश करेक्ट, सोनल करेक्ट, के दिनेश करेक्ट। सोनल करेक्ट, के दिनेश करेक्ट, पिंकी, निशा, ज्ञान, शशिकांत करेक्ट करेक्ट करेक्ट, विमल गलत, विमल गलत, प्राप्ति ठीक, मयूर सही है, मुस्कान, दीपक, शेख बेनजीन सही है, सौम्यदर्शी करेक्ट, सौरभ ड्यू टू सिंगल बिल्कुल करेक्ट, कृतिका मोनो इलेक्ट्रॉनिक करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वानी जैन करेक्ट, सही है। तो आइए हम डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। हीलियम प्लस, आइए सॉल्यूशन, आंसर इज करेक्ट, आंसर इज सी। आइए हम सॉल्यूशन डिस्कस करें। हीलियम प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ? तो हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो बताओ हीलियम प्लस में कितना रह जाएगा? 1। 1 का मतलब है ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है, और अगर कोई स्पेसिस मोनो इलेक्ट्रॉनिक है तो फिर उसके अंदर ना पेनिट्रेशन वर्क करेगा ना शील्डिंग वर्क करेगी, और अगर ये दोनों चीजें वर्क नहीं करेंगी तो हम कह सकते हैं NS बराबर NP बराबर ND, जिसमें होगा दैट इज करेक्ट आंसर। तो बताओ व्हाट इज करेक्ट आंसर? 3s बराबर 3p बराबर 3d। दिस इज करेक्ट आंसर। इट वाज आस्क्ड लास्ट ईयर ही एन नेट का सवाल है, और पहले गेट में भी आ चुका है, सो प्लीज नोट दिस क्वेश्चन। लास्ट ईयर नेट का क्वेश्चन है और पहले गेट में आ सकता है, जैम में तो खूब इंपॉर्टेंट है ये। सो दिस इज इंपॉर्टेंट
कि आप कैसे एनर्जीज एनालाइज करते हैं। क्या आप समझ गए? गॉट इट और नॉट? यस अदिति, बिल्कुल। निशा सही है, ब्रजेश सही है, संजय भी ठीक है, संजय भी ठीक है। आइए अगला सवाल अब मैं आपसे करवाने जा रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर आईआईटी जैम में पूछा जा चुका है, इसको आप बताइए। क्वेश्चन है नंबर ऑफ, व्हाट इज नंबर ऑफ degenerate orbitals how many, what is the name, how many, this is called how many number of degenerate orbitals are present in third energy level of helium and H minus and helium plus। H माइनस और हीलियम प्लस के थर्ड एनर्जी लेवल में कितने डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं? डीजनरेट का मतलब तो मैंने समझा ही दिया, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल आपको चाहिए, कितने सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। राइट और नॉट बोलो बेटा जी। ऑप्शन है आपके कुछ इस तरीके से। पहला ऑप्शन है 3 and 9। दूसरा ऑप्शन है 3 and 1। तीसरा ऑप्शन है 1 and 3। और चौथा ऑप्शन है 9 and 3। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है? टेल मी, कौन सा आंसर करेक्ट है? समझाइए क्या सही आंसर है? ढंग से देखना इस सवाल को। BAA ACB ACB ना 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 ना। सोनल खेतान इज करेक्ट, रिचा इज करेक्ट, सोनल खेतान, रिचा यू आर करेक्ट, करेक्ट। सो आइए मैं डिस्कस करता हूं, दोनों बना लेता हूं मैं यहां पे। एक मैंने बनाया H माइनस, एक मैंने बनाया He प्लस। बताओ H माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज पॉली इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक पक्का 100%। और He प्लस में है 1 इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज मोनो इलेक्ट्रॉनिक, दिस इज मोनो इलेक्ट्रॉनिक। बहुत बढ़िया। बताइए एनर्जी लेवल कैसे बनाए पॉली इलेक्ट्रॉनिक में? सबसे नीचे आएगा 1s, उसके ऊपर आएगा 2s, उसके ऊपर आएगा 2p। हो गया काम खत्म। 3 ही एनर्जी लेवल बनाने थे, बिकॉज हमें थर्ड एनर्जी लेवल में देखना था। दिस इज थर्ड एनर्जी लेवल। बोलो बेटा जी, थर्ड शेल नहीं, थर्ड एनर्जी लेवल। थर्ड शेल नहीं पूछी मैंने, थर्ड एनर्जी लेवल पूछा है।
तो दिस इज थर्ड एनर्जी लेवल। तो ये थर्ड एनर्जी लेवल हो गया इसका। इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल हैं, px, py और pz। तो इट मींस 3 ऑर्बिटल्स हैं इसके अंदर इसमें, राइट। आइए मोनो इलेक्ट्रॉनिक पे चलते हैं, मोनो इलेक्ट्रॉनिक को समझने की कोशिश करते हैं। बताओ मोनो इलेक्ट्रॉनिक में ये 1s हो गए, अगला बनाएंगे तो 2s बराबर 2p होगा, उससे अगला बनाएंगे तो 3s बराबर 3p बराबर 3d होगा, 3s बराबर 3p बराबर 3d होगा। दिस इज थर्ड एनर्जी लेवल, दिस इज थर्ड एनर्जी लेवल। बोलो बेटा जी, दिस इज थर्ड एनर्जी लेवल। कितने ऑर्बिटल हैं इस एनर्जी लेवल में टोटल? तो s ऑर्बिटल होते हैं एक, s एक ही होता है। p ऑर्बिटल होते हैं 3, px, py और pz, और d ऑर्बिटल होते हैं 5। तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 5 और 3 8 और 1 9, मींस टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ गया आप पास 9। तो इसमें 3 और उसमें 9। यस, ए इज द आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। 3 and 9। जो डी बोल रहे थे वो जस्ट उल्टा कर रहे थे, जस्ट मैं इसीलिए उनको बोला यस मैं समझ रहा हूं तुम क्या कर रहे हो, वो उल्टा कर रहे थे। 3 and 9 इज द आंसर। 3 और 9 ऑर्बिटल इज द आंसर। Three and 9 is the answer. Got it? बोलिए। तो थैंक यू वेरी मच।